चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एरिया देख रहे थे आप लोग, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एरिया में कुछ 60-70% हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। हम आईकेप के पास पेपर के क्वेश्चन देख रहे थे, उसके बाद फिर हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। हमारे सामने ऑटम 2021 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है, 20 मार्क की वेटेज इस सवाल की, और आपके हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ऑटम 2021 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8, 20 मार्क की वेटेज। सवाल को रीड करने से पहले मैं सवाल की रिक्वायरमेंट रीड करता हूं। तो सवाल की रिक्वायरमेंट में कहता है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2020। हमें 31 दिसंबर 2020 के ईयर एंड पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करना है। अब इंफॉर्मेशन रीड करता है। कहता है, द अकाउंटेंट ऑफ सीरियस गोल्फ क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन द चार्जेस ऑफ फ्रॉड and you have been asked the task of preparing the accounts for the year ended 31 December 2020. You have found out that proper books had not been maintained and the management of CG has given you the following information. कह रहे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सीरियस गोल्फ क्लब है, इसके अकाउंटेंट को टर्मिनेट कर दिया क्योंकि कोई फ्रॉड वगैरह किया है इसने। आपने जब इन सारी चीजों को देखा तो आपको पता चला कि इन्होंने प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं की हुई, मैनेजमेंट ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। पॉइंट नंबर 1, cash and bank balance on 1st January 2020 amounts to rupees 0.5 million and 2 million respectively. However, on 31 December 2020 there was no cash balance and 4.2 million in the bank. तो हमारे पास कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस का ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल है। The members are required to pay 3 years subscription in advance upon admission or renewal. Full year subscription is charged from the member during the year joining during the year and number of subscription received are as under. कह रहे पॉलिसी ये है कि जो भी मेंबर क्लब ज्वाइन करेगा वो 3 सालों की सब्सक्रिप्शन फी एडवांस में देगा। सेकेंडली पॉलिसी ये है कि जिस साल भी मेंबर ज्वाइन करेगा उस साल की फुल ईयर फी चार्ज की जाएगी। यानी कि अगर एक मेंबर जनवरी में आ रहा है तो भी वो पूरे साल के पैसे देगा, पूरे साल की इनकम है। अगर एक मेंबर मार्च में आ रहा है, जुलाई में आ रहा है, अगस्त में आ रहा है तो भी वो पूरे साल के पैसे देगा, पूरे साल की इनकम अर्न हो जाएगी। यानी मेंबरशिप पीरियड लॉक किया हुआ है जैन टू दिसंबर। कह रहे 2018 में 100 लोग आए, 3 इयर्स सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, और हर मेंबर ने 3 साल के 60-60 हजार रुपए दिए, यानी कि एक साल के मेरे ख्याल 20,000 रुपए। 2019 में 140 लोग आए, 3 साल के इन्होंने 75,000 रुपए पे किए, यानी कि एक साल के 25,000। और 2020 में 160 लोग आए, इन्होंने 3 साल के 90,000 रुपए दिए, यानी कि एक साल के 3,000। तो सब्सक्रिप्शन भी पर ईयर इंक्रीज होती जा रही है। During 2020, 10 members were awarded membership on special permission, but they had not paid the subscription till the year end. कह रहे करंट ईयर में 10 लोगों को हमने सब्सक्रिप्शन अवार्ड की, यानी कि उनकी सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई, लेकिन उन्होंने अभी तक वो पैसे नहीं दिए। यानी कि 31 दिसंबर 2020 में हमारे पास 10 मेंबर्स का कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी आ रहा होगा। At year end, 5 more members informed that they had paid the 3-year subscription amount in 2020. It was found that the amount was misappropriated by the accountant. फिर 5 लोग और उठकर आए, इन्होंने कहा कि भाई हमने भी 3-3 साल के पैसे 2020 में दिए थे, आपके रिकॉर्ड्स में नहीं आ रहे। तो हमें पता चला कि इन 5 लोगों के पैसे हमारा अकाउंटेंट ने चोरी कर लिए। तो एक तरीके से 2020 में हमें 160 लोगों के नहीं 165 लोगों के पैसे मिले। 160 लोगों के तो पैसे हमने एक्चुअली रिसीव कर लिए, 5 लोगों के पैसे हमने रिसीव किया और वो हमारे अकाउंटेंट ने फ्रॉड कर दिया। ठीक है सर। Point number 3, CGC has received a donation of 8 million in 2019 to meet the repair and maintenance expenditure of its golf course. Out of the total donation, the club has spent 2.2 million and 2.8 million in 2019 and 20. हमें 8 मिलियन की डोनेशन मिली 2019 में रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द गोल्फ कोर्स के लिए, यानी कि ये डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस है, ये डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस है। इस 8 मिलियन की डोनेशन में से हमने 2.2 मिलियन 2019 में और 2.8 मिलियन 2020 में खर्च कर दिए। तो हम एक मूवमेंट बना लेंगे इस डोनेशन के फंड्स की। पॉइंट नंबर 4, CGC started purchasing golf kits in 2020 for sale as well as for rent purpose. 20% of the purchases were unpaid at the year end. 2/3 of the golf kit purchases made in 2020 had been added to inventory of golf kits for sale and remaining had been added to golf kit for rent. अब ये एक थोड़ी सी एडजस्टमेंट। कह रहे 2020 में हमारे क्लब ने इरादा किया कि हम गोल्फ किट खरीदेंगे और इसको बेचेंगे भी और रेंट पे भी देंगे।
पूरे साल में हमने जितनी भी गोल्फ किट खरीदी ना, उसमें से 20% की पेमेंट नहीं की है। 80% पेड है, 20% अनपेड परचेजेज है। अच्छा, जो भी हमने गोल्फ किट खरीदी उसका 2/3 हम इन्वेंट्री में लेके चले गए, और जो रिमेनिंग है यानी कि 1/3 वो हमने रेंट के लिए अलग कर दिया। यानी कि जो इन्वेंट्री में ले गए वो इन्वेंट्री में चला जाएगा, जो रेंट के लिए ले गए वो कहाँ जाएगा, वो नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या है, एनी टेंजिबल मूवेबल और इमूवेबल एसेट दैट इज आइदर हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रेंटल टू अदर्स। तो 1/3 गोल्फ किट जो कि हमने रेंट पे देने के लिए अलग कर दी वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, यानी वो डेप्रिशिएट होगी। 2/3 गोल्फ किट जो कि हमने सेल के लिए रख दी वो हमारी इन्वेंट्री है। फिर कहता है गोल्फ किट्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 40%। Cost of closing inventory of the golf kit for sale amounts to ₹1 million. It was decided to transfer half of these kits into the golf kit for rent at 30% of the original cost. Point number 5 में कह रहा है कि हम जो गोल्फ किट सेल करते हैं ना, पहले तो ये कैश पे सेल करता है और हमारा मार्कअप है 40%। साल के आखिर में हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में गोल्फ किट रखी हुई है 1 मिलियन की। साल के आखिर में हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में गोल्फ किट रखी हुई है 1 मिलियन की। इस 1 मिलियन में से भी हमने डिसाइड किया कि हम आधी इन्वेंट्री को गोल्फ किट फॉर रेंट में ले जाते हैं। और किस प्राइस पे ले जाते हैं, कॉस्ट प्लस 30% पे। सम ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलो। रेंट ऑफ गोल्फ किट दिया हुआ है, ये रिसीट और पेमेंट की डिटेल आ रही है, कितना पे या रिसीव किया है। हमने रेंट रिसीव किया 6.5 लाख, जो गोल्फ किट परचेज की उसकी पेमेंट की 48 लाख। एनुअल इंश्योरेंस पेड टिल अप्रैल 2021 6,60,000 रुपए। सैलरीज इंक्लूडिंग 3.5 लाख फॉर 2019 2.8 मिलियन। 2.8 मिलियन की सैलरी पे की है, जिसमें से 3.5 लाख की सैलरी वो है जो 2019 से पर्टेन करती है, यानी कि हमारे पास ओपनिंग सैलरी पेबल आ रहा था कुछ। और अदर एक्सपेंसेस पेमेंट की 2320,000। पॉइंट नंबर 7, CGC has a fidelity insurance policy and its cash deficiency up to a maximum of 2 million is recoverable under the policy. सर, हमने हमारे इस एनपीओ ने एक फिडेलिटी पॉलिसी ली हुई है और कैश डेफिशिएंसी यानी कि कैश की चोरी 2 मिलियन तक अगर कैश की चोरी होती है तो वो हम इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट एट 1 जनवरी 2020 एट अ बुक वैल्यू ऑफ 25 मिलियन। All fixed assets are to be depreciated at 15% per annum. कह रहा है 1 जनवरी 2020 पे साल के पहले दिन फिक्स एसेट की बुक वैल्यू 25 मिलियन है और सारे फिक्स एसेट्स को 15% पर एनम पे डेप्रिशिएट करना है। तो एक अच्छा सवाल है सर, एक दफा सवाल को रीड करें फिर हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। सॉल्व करते हैं सवाल को। हमारे पास ऑटम 2021 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है, सीरियस गोल्फ लिमिटेड के नाम से, सीरियस गोल्फ क्लब के नाम से। सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगा गया और सवाल में कुछ फ्रॉड वगैरह का जिक्र भी है। तो वो फ्रॉड वगैरह का अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स में जो बैलेंसिंग नंबर आ रहा होगा जो कि रिकंसाइल नहीं हो पाएगा वही एक्चुअली हमारे फ्रॉड का नंबर होगा। अब इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं और अकॉर्डिंगली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि हमारे पास ओपनिंग कैश एंड बैंक और क्लोजिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस इतना इतना है। पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि ओपनिंग कैश एंड बैंक और क्लोजिंग कैश एंड बैंक का बैलेंस इतना इतना है। इस सवाल की इंफॉर्मेशन में स्पेसिफिकली ये नहीं बताया कि कौन सा अमाउंट कैश में रिसीव किया, कौन सा अमाउंट बैंक में रिसीव किया, कौन सा अमाउंट कैश से पे किया, कौन सा अमाउंट बैंक से पे किया। तो इसका मतलब है कि जो मैं रिसीट और पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं ये मैं कैश एंड बैंक का सेपरेट नहीं बना सकता। मैं कैश एंड बैंक का एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बना देता हूं जिसमें सारी रिसीट्स, इसमें सारी पेमेंट्स आ जाएगी। तो जो भी इस अकाउंट में बैलेंसिंग नंबर होगा वो एक तरीके से हमारा फ्रॉड का नंबर होगा। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कोई चाहे तो टी अकाउंट की फॉर्म में भी बना सकता है, कोई चाहे तो स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बना सकता है। हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस 1 जनवरी 2020 पे था 0.5 कैश 2 मिलियन बैंक, तो यह आ जाएगा 0.5 प्लस 2 2.5। और हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है, करेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस में कैश में तो कुछ भी नहीं है और बैंक में 4.2 है।
तो 0 प्लस 4.2 यानी कि क्लोजिंग 4.2। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 जो कि सब्सक्रिप्शन। और एनपीयू के सवाल में अगर आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को मैनेज कर लेना तो बाकी चीजें मेरे ख्याल इतनी मुश्किल होती नहीं है। सर सब्सक्रिप्शन के लिए मैं सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बना लेता हूं। और चूंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का केस तो है, हर मेंबर सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करेगा, लेकिन उन्होंने 31 दिसंबर में बताया था कि कुछ 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन अभी हमें रिसीव नहीं हुई। तो इसका मतलब है मैं सब्सक्रिप्शन का एक ही अकाउंट बनाता हूं, इसमें रिसीवेबल, पेबल, एडवांस सब कुछ दिखा दूंगा। अब देखें 2018 में 100 लोग आए थे और इन्होंने 60,000 रुपए 3 साल के पे किए थे। तो 2018 2019 2 सालों की इनकी इनकम अर्न हो गई, यानी कि 1 साल की इनकम इनकी ओपनिंग एडवांस में रखी होगी। ऐसा ही है। तो अगर हम सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कैलकुलेट करें तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कैसे होगा? सर जो लोग 2018 में आए, 100 लोग आए, इन्होंने 60,000 रुपए दिए 3 सालों के, तो इनकी 2 सालों की इनकम 18 और 19 की तो इनकम अर्न हो गई। लेकिन जो 20 की इनकम है यानी कि 1/3, ये हमारे पास अभी भी 2020 के ओपनिंग एडवांस में आ रहा होगा। ऐसा ही है। फिर इसी तरह 2019 में 140 लोग आए, इन्होंने 75,000 रुपए दिए, इनके 75,000 में से 2019 की इनकम अर्न हो गई। 2020 और 2021 2 सालों की इनकम ओपनिंग एडवांस में रखी होगी। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। ऐसा ही है। और 2020 में 160 लोग आए, ये तो आए ही 2020 में, इनके पैसे ओपनिंग में नहीं आ रहे होंगे। तो ये कितना आ रहा है? 9 मिलियन। और ये अच्छा टोटल 9 मिलियन है। क्या नहीं लिखेंगे सर? वो जो 165 वाला वो तो 2020 का मामला है ना, हम तो 2020 की ओपनिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सॉल्व करें तो 9 मिलियन बन रहा है टोटल। तो 9 मिलियन हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ गई। 9 मिलियन हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ गई। ठीक है। फिर 2020 में 160 लोगों के तो पैसे आए और 5 लोगों के पैसे अकाउंटेंट चोरी करके चला गया। तो यानी कि 2020 में 165 लोगों के पैसे आए। तो एंट्री क्या बनी होगी? कैश एंड बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, कैश एंड बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। तो मैं कैश एंड बैंक शो कर देता हूं, 165 मल्टीप्लाई बाय 75,000। अच्छा सॉरी 90,000, सही सही सही। 1485 14850,000। ठीक है। अब मैं सब्सक्रिप्शन इनकम बैलेंसिंग भी कैलकुलेट कर सकता हूं या सब्सक्रिप्शन इनकम को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हम दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल चाहिए। इन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 2 के सेकंड पैरा में कि 10 लोगों को सब्सक्रिप्शन अवार्ड की गई लेकिन इनके पैसे अभी तक नहीं आए। तो इन 10 लोगों के पैसे कितने होंगे? 10 लोग इंटू 90,000 इंटू 1/3 ना, क्योंकि इनका सिर्फ 1/3 अमाउंट अभी अर्न हुआ है तो रिसीवेबल होगा ना। इनका पूरा 3 अमाउंट थोड़ी, 3 सालों का थोड़ी, सिर्फ 1/3 अमाउंट अभी अर्न हुआ है तो वो रिसीवेबल में आएगा ना। बाकी 2 सालों का तो अर्न ही नहीं हुआ, 3 लाख। समझ आ रही है हमें? अब हम क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का ओपनिंग था, ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का क्लोजिंग। सर जो लोग 2018 में आए, जो लोग 2018 में आए, उन्होंने 2018 में
जो 100 रुपए के हिसाब से 60-60 हजार रुपए दिए होंगे, वो अमाउंट इनका 2018, 2019, 2020 तीनों सालों में इनकम बन गया। इसका मतलब है कि इन लोगों के 60,000 में से कोई भी अमाउंट क्लोजिंग एडवांस में नहीं आएगा। जो लोग 2019 में आए, इनकी 75,000 रुपए के अमाउंट में से एक साल की इनकम 2019, एक साल की इनकम 2020, तो इनका 1/3 अमाउंट अभी भी क्लोजिंग एडवांस में रखा हुआ होगा। और जो लोग 2020 में पैसे दिए, जिन लोगों ने 2020 में पैसे दिए, कितने लोग थे वो? 165। इन लोगों ने 90 हजार रुपए दिए, 1/3 इनकम इनकी अर्न हो गई, 2/3 इनकम इनकी रहती है जो कि एडवांस में होगी 9.9 मिलियन। तो हमारे पास क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 13.4 मिलियन, 13.4 मिलियन। अब अगर हमने सब कुछ सही किया है, ओपनिंग, अच्छा ओपनिंग रिसीवेबल कुछ भी नहीं था, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग रिसीवेबल, तो बैलेंसिंग सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी कितनी? 10.75 मिलियन। ऐसा नहीं कि मैं ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां देखें, हम चाहें तो सब्सक्रिप्शन इनकम भी कैलकुलेट कर सकता है। कैसे? जो 2018 में लोग आए थे, उन्होंने 60,000 रुपए दिए थे। जो 2018 के लोग थे, इन्होंने 60,000 रुपए दिए थे 3 सालों के, 18, 19, 20 के। तो इनका 1/3 अमाउंट इस साल की इनकम है। जो लोग 2019 में आए, इन्होंने 75,000 रुपए दिए थे, इनका भी 1/3 अमाउंट इस साल की इनकम है। जो लोग 2020 में आए, 165, इन्होंने जो 90,000 रुपए दिए, इनका भी 1/3 इस साल की इनकम है। तो अगर मैं ऐसे इनकम कैलकुलेट करूं तो क्या ये 10,70,000 आ रही है? सर ये 1045 आ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करें तो? 10.45 मिलियन। लेकिन यहां तो इनकम 10,07,500 बन रही है। कितना डिफरेंस आ रहा है? सर 5 लोग वो भी है जिनके रिसीवेबल है ना, तो ये भी 2020 के लोग हैं जिनका अमाउंट अभी रिसीवेबल है, लेकिन इनकम तो अर्न हो गई ना। 5 नहीं, 10 ये वाले 10 रिसीवेबल वाले 10 इंटू 1/3। अब इनको सॉल्व करें तो क्या ये 10,750,000 बन रहा है? क्या ही समझ आता है हमें? अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट से जो चीजें हमारी बैलेंस शीट, पीएनएल और इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीटेड पेमेंट अकाउंट में जानी चाहिए, वो मैं प्लॉट कर देता हूं। देखिए, जो कैश इन बैंक हुआ वो हमारा रिसीटेड पेमेंट में जाना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव, दैट इज, इसको भी फुल फिगर कर दें, क्योंकि हम सारी फिगर्स हमने फुल फिगर ले लिए ना। तो ये हो जाएगा 14,850,000। जो हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम है वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। सब्सक्रिप्शन इनकम, दैट इज 10,750,000। अच्छा, हमारी बैलेंस शीट पे बहुत सारी चीजें आएगी, तो मैं बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। सर बैलेंस शीट पे हमारे पास थोड़ी ज्यादा चीजें हैं, तो उसको मैं तो इस समय तोड़ देता हूं। एक साइड पे हम एसेट्स, फंड्स, लायबिलिटीज
एसेट्स में नॉन करंट, करंट, लायबिलिटीज में हमारे पास नॉन करंट और करंट। अब देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट से हमारे पास क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 3 लाख का, तो मैं करंट एसेट में दिखा देता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 3 लाख का। हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है क्लोजिंग 13.4 मिलियन, तो इसे करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे? सर दोनों में दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का नंबर दोनों में आएगा, कुछ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस नॉन करंट में, कुछ सब्सक्रिप्शन इन एडवांस करंट में। ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है, देखिएगा हमने 13.4 का नंबर ये कैलकुलेट किया हुआ है। इसमें 2018 वाले लोगों के पैसे नहीं है, 2019 वाले लोगों के 1 साल के पैसे हैं। ये जो 2019 वाले लोगों के 1 साल के पैसे ये अगले साल ही अर्न हो जाएंगे, तो ये तो करंट है। और 2020 वाले लोगों के 2 साल के पैसे हैं, जिसमें से 1 साल का पैसा करंट और दूसरे साल का पैसा नॉन करंट है। तो 9.9 मिलियन को सिंपली डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना 4950 और 3.5 मिलियन, ऐसा ही होगा। तो हमारे पास करंट में टोटल अमाउंट कितना जा रहा है 8.45 मिलियन, और नॉन करंट का अमाउंट ये रहा 4950। तो इसे प्लॉट कर देता है। नॉन करंट में जाएगा 4950 और करंट में जाएगा 8450। तो यहां तक हमारा सब्सक्रिप्शन से पर्टेनिंग सारी इंफॉर्मेशन मैनेज हो जाती है। अच्छा, वैसे तो मैं इस रिसीट एंड पेमेंट के अकाउंट में जो भी बैलेंसिंग आएगा वो फ्रॉड है, लेकिन एक फ्रॉड हमें वैसे ही मालूम है कि यहाँ जो मैंने रिसीव का अमाउंट लिखा है 165 लोगों का, इसमें से 5 लोगों का पैसा फ्रॉड है। तो ये चाहे तो यहाँ लिख दे या याद रखे, क्योंकि सब कुछ ही फ्रॉड होगा जो बैलेंसिंग आएगा। सही है, कॉपी करने से तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि हमें 8 मिलियन की डोनेशन मिली 2019 में, जिसमें से जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए थी। इस डोनेशन में से 2.2 मिलियन आपने 2018 में खर्च कर दिया और 2.8 मिलियन 2020 में खर्च कर दिया। अब ये डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस है, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रूट नहीं होना चाहिए, ये डायरेक्टली आपके फंड्स में आ जाएगी। सर 2019 में हमें 8 मिलियन मिले, 2019 में हमने 2.2 मिलियन खर्च किए, 2020 में हमने 2.8 मिलियन खर्च किए, तो कितना फंड रह गया है इससे मैं यहां दिखा देता हूं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस फंड ये आ जाएगा 8 माइनस 2.2 माइनस 2.8, 3 मिलियन। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, इन पॉइंट्स में गोल्फ किट के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है, तो मैं सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि हमने गोल्फ किट 2020 में पहली बार खरीदी, यानी ओपनिंग इन्वेंटरी कुछ भी नहीं होगा। 20% परचेजेस हमारी अनपेड है। अगर आप पॉइंट नंबर 6 से देखें तो पॉइंट नंबर 6 से हमें ये पता चल रहा है कि हमने गोल्फ किट परचेज टोटल कितनी की है, टोटल कितनी परचेज की पेमेंट की है 4.8 मिलियन। इसका मतलब है कि अगर मैं गोल्फ किट की वर्किंग से स्टार्ट करूं सर, तो हमारी परचेजेस पेड है 4.8, यानी कि हमारी टोटल परचेजेस कितना होगा सर 4.8 डिवाइडेड बाय 80%, दैट इज 6 मिलियन। 6 मिलियन की हमने टोटल गोल्फ किट
परचेज की है। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स भी आ रहा है, दैट इज 4.8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 80 कर सकते हैं हम, 1.2 मिलियन। 4.8 मिलियन पे किया, 1.2 मिलियन पेबल है, 6 मिलियन की टोटल परचेजेस की। फिर कहता है पॉइंट नंबर 4 में, 2/3 of the golf kit purchase made in 2020 had been added to the inventory of the golf kit for sale and the remaining had been added to the golf kit for rent। ये जो हमने परचेज की ना, इसके हमने दो हिस्से कर दिए, एक 2/3 और एक 1/4, 1/3 ना। ये सेल के लिए, ये रेंट के लिए है। तो 6 मिलियन का 2/3 1/3 करे तो 4 मिलियन और 2 मिलियन। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 की सारी बातें पूरी हो गई। हमने 20 में सेल परचेज स्टार्ट की, रेंट के लिए भी 20% परचेजेस अनपेड थी, वो देख लिया, 2/3 सेल के लिए था, 1/3 रेंट के लिए था। पॉइंट नंबर 4 की मैं सारी इंफॉर्मेशन यूज कर चुका हूं। पॉइंट नंबर 5, गोल्फ किट्स आर सोल्ड फॉर कैश एट कॉस्ट प्लस 40%। हमने जो भी सेल किया वो 40% कॉस्ट यानी कि 40% मार्कअप पे सोल्ड किया। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ द गोल्फ किट्स फॉर सेल अमाउंट ₹1 मिलियन। जो सेल वाली गोल्फ किट थी ना, उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1 मिलियन। यानी कि अगर टोटल 4 मिलियन सेल के लिए एलोकेट की और क्लोजिंग इन्वेंट्री रह गया 1 मिलियन, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स 3 मिलियन है। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल्स 3 मिलियन है। फिर it was decided to transfer half of these golf kits for rent at 30% of their original cost। यानी जो बाकी 1 मिलियन इन्वेंट्री रह गई है, इसमें से 50% यानी कि 5 लाख, ये तो इन्वेंट्री रहेगा। इसका जो रिमेनिंग 50% है यानी कि 5 लाख, इसको हम कॉस्ट के 30% पे रेंट वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो यानी कि 30% ऑफ द ओरिजिनल परचेज प्राइस ना, 30% ऑफ ओरिजिनल परचेज प्राइस, तो ये आ गया 150 की वैल्यू पे। सही है। अब पीएनएल बनाते हैं, इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सर ट्रेडिंग प्रॉफिट में हमारे पास सेल्स आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 3 मिलियन ये और 5 लाख, या 3 मिलियन सिर्फ? चले 3 मिलियन ले लेते हैं, 5 लाख भी ले लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। 3 मिलियन की सेल हुई है और सेल इन्होंने बताया था कि 40% मार्केट पे होती है, तो सेल 3 मिलियन का ही 140% होगा। कितना? 4.2 मिलियन। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1.2 मिलियन। अब 5 लाख इन्वेंट्री में चला गया, बाकी का 5 लाख 30% प्राइस में यहां रोटेट हुआ। तो जब बाकी का 5 लाख 30% प्राइस में यहां रोटेट हुआ, तो हमारे पास लॉस ऑन ट्रांसफर फॉर रेंट 5 लाख का 70% होगा। तो नेट प्रॉफिट कितना आया? 850। मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं यह कॉस्ट ऑफ सेल्स में 3.5 मिलियन रखता, तो फिर मैं 3.5 मिलियन का 40% और 5 लाख का 30% सेल में रख देता, तो भी बॉटम यही बनना था। नहीं सर आपकी बात पे यकीन नहीं है। मैं यहां देखिए, मैं ये काम करने वाला था। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स 3 मिलियन, तो वो जो वाकई में बेची,
5 लाख वो जो रेंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दी, तो 3.5 मिलियन। जो 3 मिलियन बेची वो 40% मार्कअप पे बेची, और जो 5 मिलियन ट्रांसफर की वो 30%, सॉरी 5 मिलियन नहीं 0.5, वो 30% प्राइस पे ट्रांसफर की। $3 मिलियन इंटू 140% प्लस 5 लाख का 30%, 4350। 4350 से 3.5 हटाएं तो 8.5 लाख ही बच रहा है। तो वो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों में कोई फर्क नहीं है, काम एक ही किया, बस अलग अलग प्रेजेंटेशन की है। यहाँ मैंने एक्चुअल सेल्स की कॉस्ट, एक्चुअल सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, फिर जो इन्वेंट्री रेंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट की एट 70% लॉस, वो लॉस, तो नेट प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे मैंने पूरे 3.5 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाई। ये वाली 3 मिलियन 140% पे बेची, ये वाली 5 लाख 30% पे एक तरीके से ट्रांसफर की, तो इतनी सेल तो नेट प्रॉफिट ही आ गया। क्या ये समझ आ रहा है? मैं अब यहां तक मामला खत्म नहीं हुआ। रेंट डिपार्टमेंट में जो गोल्फ किट गई है, ये हमारे लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो ये डेप्रिशिएट भी तो होगी। अब देखें 2 मिलियन ऐसी है जो साल के शुरू में ही रेंट पे एलोकेट हो गई थी, बाकी 1.5 लाख ऐसी है जो साल के आखिर दिन क्लोजिंग इन्वेंटरी से निकालकर रेंट डिपार्टमेंट में शिफ्ट की है। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन का रेट 15% था, मुझे याद आ रहा है, तो ये डेप्रिशिएट होगा, लेकिन ये डेप्रिशिएट नहीं होगा। ये डेप्रिशिएट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो साल के आखिरी दिन ही इन्वेंट्री से पीपी में ट्रांसफर किया है ना, ये तो साल के आखिरी दिन ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से पीपी में ट्रांसफर किया है। तो ये रह जाएगा 1.7 मिलियन और ये रह जाएगा 1.5 लाख। तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जो गोल्फ किट आएगी वो आएगी 1850000। क्या ये सब कुछ समझ आ रहा है? मैं अब हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट और रिसीट एंड पेमेंट में क्या क्या जाएगा, एक एक करके सारी चीजें देखता है। सर जो हमने परचेजेस पे की वो कहां जाएगा? हम इस सीक्वेंस में चीजों को देखते हैं ना। जो परचेजेस पे की वो कहां जाएगा इन तीनों में से? सर एक्सपेंस में नहीं, रिसीट एंड पेमेंट में। परचेजेस पेड 4.8 मिलियन। अच्छा जो टोटल परचेजेस है वो कहां जाएगा? 6 मिलियन की, सॉरी टोटल परचेजेस नहीं, जो क्रेडिटर्स है 1.2 मिलियन, ये कहां जाएगा? सर ये बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में। तो जो पेमेंट की वो रिसीट एंड पेमेंट में, जो आउटस्टैंडिंग है वो क्रेडिट लायबिलिटीज में। सर टोटल परचेजेस कहां जाएंगे? टोटल 6 मिलियन की परचेजेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, रिसीट एंड पेमेंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, या बैलेंस शीट पे? सर कहीं भी नहीं जाएगा, वो ट्रेडिंग एंड अकाउंट वगैरह में जाएगा। फिर ये सब कुछ सेल वाला हिस्सा चल रहा था। सेल वाले हिस्से में एक्चुअली इन्वेंट्री रह कितनी गई है? 5 लाख। ये बैलेंस शीट पे चला जाएगा। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 5 लाख। सर जो रेंट पे उसकी हमने वहां अलग वर्किंग की है। अच्छा जो सेल कर दिया, 4.2 का सेल किया, तो इसके पैसे आए होंगे। 4.2 का सेल किया तो सेल किन्होंने कैश पे सेल किया है ना, तो हमारे पास सेल ऑफ गोल्फ किट, इन्होंने सेल की वैल्यू तो नहीं दी हुई, नहीं दी हुई। कितना था ये? 4.2 मिलियन। समझ आ रहा है? सर जो गोल्फ किट का नेट प्रॉफिट है 8.5 लाख, वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी 8.5 लाख। सर लास्ट रेंट डिपार्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या नहीं? डेप्रिसिएशन जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
यस सर, अगर डेप्रिसिएशन जा रहा है तो इसकी इनकम भी तो आनी चाहिए। इनकम का है, रेंट की इनकम तो आपने कहीं देखी नहीं। पॉइंट नंबर 6 में गिवन है, देखो पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है रेंट ऑफ गोल्फ किट 6.5 लाख, तो ये हमारे पास इनकम में जाएगा। अच्छा 6.5 लाख की इनकम हुई तो 6.5 लाख मिले भी तो होंगे, 6.5 लाख की इनकम हुई तो 6.5 लाख मिले भी होंगे, वो यहां भी दिखाते हैं। समझ आ रहा है या बस जो मैं बता रहा हूं वही किए जा रहे हैं? सर रेंट की इनकम आ गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी, रिसीट एंड पेमेंट में भी। गोल्फ किट के रेंट वाले का डेप्रिसिएशन भी आ गया। बस लास्ट क्या रह गया कि क्लोजिंग गोल्फ किट कितनी है, 18.5 लाख। ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। क्या ही समझ आता है? मैं पक्की बात है, जल्दी से कॉपी कर लें फिर आगे बढ़ते हैं सर। सर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 का हम कंप्लीटली देख चुके हैं। पॉइंट नंबर 6 में कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं जो हमने अभी और मैनेज करनी है। हमने रेंट ऑफ गोल्फ किट 6.5 लाख रुपए रिसिट में भी दिखा दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखा दिए। गोल्फ किट की परचेजेस को हमने रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया, जो पेबल था वो हमने करंट लायबिलिटीज में दिखा दिया। एनुअल इंश्योरेंस पेड टिल 2021, 6,60,000 रुपए का हमने एनुअल इंश्योरेंस पे किया है 2021 तक, यानी कि ये 1 मई 20 से लेकर 30 मई 21 तक का है। ये 1 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक का है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीनों का जो इंश्योरेंस है वो एक्सपेंस है। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंश्योरेंस एक्सपेंस, सर टोटल अमाउंट हमने पे किया 660, तो 660 इंटू 8/12, 440 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा देता हूं। और बाकी 4 महीनों का प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस 660 इंटू 4/12, 220, और पूरे 6,60,000 की पेमेंट की तो वो रिसीट एंड पेमेंट में दिखा देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में ही सैलरीज आ रही है 2.8 मिलियन। 2.8 मिलियन की सैलरी पे की है, जिसमें से 3.5 लाख की सैलरी 2019 की थी। तो मैं रिसीट एंड पेमेंट में तो सैलरी की पूरी पेमेंट दिखाता हूं, दैट इज 2.8 मिलियन। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब मैं सैलरी एक्सपेंस दिखाऊंगा वो 2.8 मिलियन माइनस 3.5 लाख और 2450। अच्छा बैलेंस शीट पे कुछ आएगा सैलरी प्रीपेड या सैलरी पेबल? बैलेंस शीट पे कुछ आएगा सैलरी प्रीपेड या सैलरी पेबल? नहीं सर, नहीं आएगा। साल के शुरू में सैलरी पेबल था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमने पे कर दिया, तुम्हारे पास कोई सैलरी प्रीपेड या पेबल साल के आखिर में नहीं है। और अदर एक्सपेंसेस है 2320, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी दिखा देता हूं, 2320,000, और पेमेंट में भी दिखा देता हूं 2320,000। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आए तो पॉइंट नंबर 7 में इंश्योरेंस की बात कर रहा है कि हमने फिडेलिटी इंश्योरेंस करवाया, और अगर 2 मिलियन तक जो कैश चोरी होगा वो इंश्योरेंस वालों से हम रिम्बर्स करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में कह रहा है कि साल के शुरू में जो बुक वैल्यू है वो 25 मिलियन है, और ड्यूरिंग द ईयर 15% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन का रिसीट एंड पेमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, इसमें हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा कितना, 25 मिलियन का 15%, 3.75। और हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में
25 का था ओपनिंग, जिसमें से 3.75 डेप्रिसिएशन, तो क्लोजिंग आ जाएगा ऐसा ही है। अब लास्ट है हमारे पास फिडिलिटी इंश्योरेंस वाला, उसके लिए हमें लॉस का नंबर वर्कआउट करना है कि हमें एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। तो हमने रिसीट इन पेमेंट अकाउंट में सारी चीजें प्लॉट करने की कोशिश की। हमारे पास जो भी बैलेंसिंग आएगा वो लॉस फ्रॉम फ्रॉड है, कितना आ रहा है 4620,000, 4620,000 का टोटल कैश चोरी हो गया है, ऐसा ही है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा लॉस फ्रॉम फ्रॉड सर 4620 का चोरी हुआ है लॉस, लेकिन 2 मिलियन इंश्योरेंस वाले रिम्बर्स कर देंगे, तो हमारा नेट लॉस कितना है सर 2620। और जो भी इंश्योरेंस वालों से पैसे मिलने हैं वो बैलेंस शीट पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आ जाएगा कि एक्चुअली हमारा 4.6 मिलियन का कैश चोरी हुआ, लेकिन 2 मिलियन अब हम इंश्योरेंस वाले रिम्बर्स करेंगे, तो मैंने 2 मिलियन से रिसीवेबल डेबिट अपने लॉस को कम कर दिया और लॉस 2620 से रिकॉर्ड कर लिया है। इन केस की कैश जो चोरी हुआ वो 2 मिलियन से कम होता, यहां तो कैश चोरी हुआ है 4.6 मिलियन ना, अगर कैश जो चोरी हुआ वो 2 मिलियन से कम होता, तो फिर जितना कैश चोरी हुआ है उतना ही मैं रिसीवेबल दिखाता और फिर अपने पास कोई लॉस नहीं दिखा रहा होता। अगर लेट से 12 लाख का कैश चोरी हुआ होता, अगर लेट से 12 लाख का कैश चोरी हुआ होता, यहाँ पे 12 लाख वर्कआउट होते हैं, तो फिर मैं अपने पास लॉस कुछ भी नहीं दिखाता, क्योंकि मेरा लॉस तो कुछ है ही नहीं ना। 12 लाख लॉस हुआ, 12 लाख मुझे इंश्योरेंस वाले दे देंगे, मैं अपने पास इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 12 लाख रुपए शो कर देता। क्लियर है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। इस अकाउंट से हमारे पास सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा कितना 3,70,000 रुपए, ऐसा ही है। हाँ इंश्योरेंस क्लेम, अच्छा देखो या देखो मैं इंश्योरेंस वाली बात बताता हूं। तुम्हारा 4620 का लॉस हुआ, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो तुम्हें लॉस को बुक करना पड़ेगा, तो तुम एंट्री क्या बनाओगे, लॉस फ्रॉम फ्रॉड इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट, और कैश कम हो गया ना इतनी अमाउंट से, तो 4620 से कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। अब तुमने एक इंश्योरेंस करवाई भी, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं जो भी कैश चोरी होगा 2 मिलियन तक हम जिम्मेदार है, तो चूंकि तुम्हारी चोरी हो गई है तो तुम इंश्योरेंस वालों से 2 मिलियन तक पैसे मांग सकते हो। तो मैं अपने पास एंट्री क्या बनाऊंगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, सही है ना, सैलरी एक्सपेंस है तो सही है 370, ये गलत है, चेक कर लें फिर कितना है। इंश्योरेंस बता दो, पहले देख लो ये टाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बताया किसने था 4620 कहाँ से, लॉस आ रहा है यही है देखो, तुमने कैसे निकाला था, तुमने पासपोर्ट से देख के बता दिया, तो फिर हमने क्या गड़बड़ की है, वैसे 4620 ही लॉस है, हमने कोई गड़बड़ की है इसका मतलब है। कोई चीज हमने मिस कर दी है, अदर एक्सपेंस मैंने डाल दिया, सैलरीज मैंने डाल दिया 660, एनुअल इंश्योरेंस 4.8 कैश 6.5 लाख का ये अमाउंट, दिखाएं कैलकुलेटर,
हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में प्लॉट नहीं की, जो हमारे रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड के स्पेसिफिक पैसे थे 8 मिलियन, ये हमें 2019 में मिले थे, तो ये हमारे रिसीट्स में आ गए होंगे। फिर 2.2 मिलियन 2019 में पे किया, तो 2019 में 2.2 से कैश आउट हुआ होगा। फिर 2.8 मिलियन 2020 में पे किया, तो जो 2.8 मिलियन पे किया वो भी रिसीट एंड पेमेंट में आएगा ना, क्योंकि वो पेमेंट तो हुई है। तो ये आपने यहाँ प्लॉट नहीं किया था। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 2.8 मिलियन। अच्छा, किसी के ध्यान में आ रहा हो कि सर ये आप पेमेंट में दिखा रहे हो लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि मैं वो फंड से डायरेक्टली पे कर रहा हूँ, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना इनकम लेके जा रहा हूँ ना एक्सपेंस लेके जा रहा हूँ। तो अब आपके पास बैलेंसिंग लॉस फ्रॉम फ्रॉड आएगा, दैट इज 2694620। सही है। अब देखिए मैं लॉस को थोड़ा समझा देता हूं। जब हमें मालूम हुआ कि हमारा 4620 का कैश चोरी हुआ है, तो हमें इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम एंट्री क्या बनाएंगे? लॉस फ्रॉम फ्रॉड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कैश क्रेडिट। हमने इंश्योरेंस करवाई है, इंश्योरेंस वाले में 2 मिलियन तक रिम्बर्स करेंगे, तो हम अपने पास इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 2 मिलियन से डेबिट और अदर इनकम या लॉस फ्रॉम फ्रॉड क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास नेट लॉस कितना है? 4620 माइनस 2 मिलियन 2620। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2620 ले गया, और ये 2 मिलियन इंश्योरेंस वालों से पैसे लेने हैं ना, तो बैलेंस शीट पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल हमने प्लॉट कर दिया है। याद है कि सर रिसीट एंड पेमेंट कंप्लीट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं और टोटल एसेट्स कितना है? कॉपी ना करो अभी। 231000000। करंट एसेट्स कितने हैं? 30। सर इसमें कैश एंड बैंक भी तो आएगा। कैश एंड बैंक का क्लोजिंग कितना था? तो हमारे पास अब करंट एसेट कितना आ रहा है? 772200000 और 231000000। हमारे पास करंट नॉन करंट एसेट्स टोटल एसेट्स आ जाएगा 30320। सही है। अब जितने टोटल एसेट्स आ रहे हैं उतना ही हमारे पास लायबिलिटीज और फंड का टोटल आना चाहिए 303200000। लायबिलिटीज कितनी है? नॉन करंट, करंट नॉन करंट तो हमारे पास कैलकुलेट हुआ है करंट। ये मैं फुल फिगर दिखा देता हूं 3 मिलियन 96। सबका ध्यान यहाँ पे हो। 9650 की करंट लायबिलिटीज, 4950 की नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हमें चाहिए फंड का टोटल, तो 30320 माइनस 9650 माइनस 4950 फंड्स का टोटल आ जाएगा। अभी फंड्स का टोटल कितना होना चाहिए? 30320 माइनस 9650 माइनस 4950, बस 1572000। सही है। अब फंड में क्या क्या चीज आएगी? एक तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का स्पेसिफिक फंड है जिसमें 3 मिलियन रह गए। फिर एक है जनरल फंड
जिसका ओपनिंग होगा, जिसमें सरप्लस ऐड होगा, सरप्लस है 370। तो अगर टोटल फंड इतना है, जिसमें से रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फंड इतना है और सरप्लस इतना है, तो बैलेंसिंग ओपनिंग फंड आ जाएगा 12। देखो मैंने क्या करा, मैं रिपीट करता हूं। मैंने पहले नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स कैलकुलेट किया। जितने टोटल एसेट्स है उतने ही फंड और लायबिलिटीज का टोटल होना चाहिए। तो वो टोटल रखकर मैंने लायबिलिटीज माइनस करके फंड का टोटल निकाल लिया। अब फंड के टोटल में मेरे पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड का अमाउंट अवेलेबल है और सरप्लस का फंड का अमाउंट अवेलेबल है। तो टोटल फंड में से रिपेयर एंड मेंटेनेंस और सरप्लस हटा दो तो ओपनिंग तक पहुंच गया। अब यहां तो मैंने ओपनिंग बैलेंसिंग कैलकुलेट कर ली, लेकिन इस सवाल में इतना डेटा है कि ये ओपनिंग फंड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इस सवाल में इतना डेटा है कि ओपनिंग फंड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यहां देखें, ओपनिंग जनरल फंड, ये कैसे कैलकुलेट होगा? सर हमारे पास इस सवाल में इतना डेटा है कि हम ओपनिंग जनरल फंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन भी पढ़ दीजिएगा। देखिए पॉइंट नंबर वन में हमारे पास कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। पॉइंट नंबर 1 में कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, तो ये ओपनिंग एसेट होगा हमारा। कितना है सर ओपनिंग कैश एंड बैंक? 2.5 मिलियन। ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना है? 2.5 मिलियन। यहां ध्यान दे दो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो? चेक कर लें। चलो पहले सर, पहले तो कोई चीज नहीं समझ आ रही तो आपने लाजमी पूछनी है मुझसे। मैं पहले फंड वाली बात रिपीट करता हूं, फिर मैं ओपनिंग पे आता हूं। देखो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस टोटल इक्विटी होता है। एनपीओ में टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी एंड टोटल फंड्स होगा। मैंने एसेट्स कैलकुलेट कर लिए, ये समझ आता है। अब जितनी टोटल एसेट्स हैं उतनी ही टोटल फंड और टोटल लायबिलिटीज होंगी, ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ टोटल फंड और लायबिलिटी का रख दिया। हमारे पास लायबिलिटीज के नंबर अवेलेबल है, तो अगर मैं टोटल फंड और लायबिलिटी के नंबर में से लायबिलिटीज हटा दूं तो मेरे पास टोटल फंड का नंबर आ जाएगा। अब टोटल फंड में तीन चीजें हैं कि ओपनिंग जनरल फंड में कितना था, सरप्लस कितना आया, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड के कितना रह गया। तो अगर मैं टोटल फंड के नंबर से रिपेयर एंड मेंटेनेंस और सरप्लस हटा दूं तो मेरे पास ओपनिंग फंड आ जाएगा। ये काम मैंने बस यहां किया। अब यहां मैंने जो ओपनिंग फंड कैलकुलेट किया ना, वो बैलेंसिंग करके मुनासिब कर दिया, लेकिन मैं इसको भी कैलकुलेट कर सकता हूं। इस सवाल में इतनी इंफॉर्मेशन है। मुझे याद पड़ता है लास्ट क्लास में भी मैंने यही किया था, लेकिन लास्ट क्लास के सवाल में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इसको भी रिकैलकुलेट किया जाए। यहाँ पे ये भी रिकैलकुलेट हो जाएगा। कैसे देखें, अगर आप सवाल को उठाएं, सवाल के पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है कि ओपनिंग कैश एंड बैंक कितना है। ओपनिंग कैश है 5 लाख, ओपनिंग बैंक है 2 मिलियन, तो ओपनिंग कैश एंड बैंक 2.5 मिलियन। फिर पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन दी है। हमारे पास ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का नंबर अवेलेबल है। ये पॉइंट नंबर 2 में नहीं आ रहा, जो तुमने सब्सक्रिप्शन का डी अकाउंट बनाया ना उसमें आ रहा है। कितना? 9 मिलियन। वो एसेट है लायबिलिटी है? वो एसेट है या लायबिलिटी है? सर लायबिलिटी है। एसेट कहां से आ गया? सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी है ना, तो नेगेटिव दिखा दो। फिर पॉइंट नंबर 3 देखो, 2019 में 8 मिलियन की डोनेशन मिली है अगेंस्ट द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 2019 में 8 मिलियन में से 2.2 मिलियन खर्च कर दिए, तो 2019 के आखिर में या 2020 के स्टार्ट में ओपनिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड में कितने होने चाहिए? सर 8 माइनस 2.2 5.8 मिलियन। ये भी फंड, तो नेगेटिव साइड पे दिखा दें। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में गोल्फ किट का काम तो शुरू ही इस साल किया है, यानी गोल्फ किट से पर्टेनिंग कुछ भी ओपनिंग नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में भी गोल्फ किट का काम शुरू ही इस साल किया है, यानी कि गोल्फ किट से पर्टेनिंग ओपनिंग कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 6 रेंट, गोल्फ किट परचेजेस, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब कुछ इस साल की इंफॉर्मेशन है। सैलरीज इंक्लूडिंग 3.5 लाख फॉर 2019, 3.5 लाख की सैलरीज ऐसी जो कि 2019 की पे की है। तो हमारे पास सैलरी पेबल आ रहा था ओपनिंग में 3.5 लाख, ऐसा ही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पे
पॉइंट नंबर 7 में इंश्योरेंस की बात है। पॉइंट नंबर 8 में फिक्स एसेट की ओपनिंग कितनी है? 25 मिलियन। और चूंकि ये एसेट है तो पॉजिटिव, तो अगर मैं इस तरीके से सारी ओपनिंग बैलेंस शीट की चीजें लूं तो मेरे पास ओपनिंग फंड आना चाहिए जनरल। सर वो हमारे पास 123500000 ही आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में एक साइड एसेट आ रहे हैं और दूसरी साइड लायबिलिटी और फंड्स आ रहे हैं, तो अगर मैं एसेट्स को पॉजिटिव ले रहा हूं तो लायबिलिटी और फंड को नेगेटिव लूंगा ना। क्या ये समझ आता है हमें? यहां तक हमारे सवाल कंप्लीट होता है, कॉपी कर लें इससे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।